नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं डेली इंपॉर्टेंट इवेंट्स या फिर डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 19 अगस्त 2020 और आज के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड। समझेंगे व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये न्यूज़ में क्यों आई है, ठीक है। देन वी विल डिस्कस अबाउट बायोकेमिकल ब्लेंडिंग। देन आवर थर्ड आर्टिकल विल बी रिलेटेड विद पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। Then fourth will be Marthoman Jacobite Syrian Cathedral Church. What is this church and why it is in news? Discuss करेंगे. Then our last article will be related with Death Valley. Okay, what is Death Valley? Why it is in news? Where it is situated? We will discuss the entire scenario. आज का डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कल जो हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। देखते हैं आप में से किसने कल का डिस्कशन अच्छे से सुना है, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फ्लाई ऐश, ठीक है। आपके लिए ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपके लिए फेरिक ऑक्साइड और ऑप्शन डी है आपके लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फिशिंग कैट्स कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना। जो आपकी फिशिंग कैट है वो आपके कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन है इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में जो आया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है शेड्यूल 1, ऑप्शन बी है आपका शेड्यूल 2, ऑप्शन सी है आपका शेड्यूल 6 एंड ऑप्शन डी है आपका शेड्यूल 4, ठीक है। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन योर थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे अडॉप्ट एनी वन और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो आपका लेजिस्लेचर है वो ये डिसाइड कर सकता है या फिर अडॉप्ट कर सकता है कि कौन सी लैंग्वेजेस का, वो हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है या फिर कोई और अदर लैंग्वेज जो स्टेट में यूज हो रही है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा लेजिस्लेचर दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका, द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर टू बी कैरिड आउट इन इंग्लिश और हिंदी ओनली, ठीक है। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ओनली वन, इनमें से आपको सही बताना है। तो ऑप्शन 1 है ओनली वन, क्या सिर्फ फर्स्ट सही है। ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और ऑप्शन डी है आपका नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट इज रिलेटेड विद इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्या हुआ है रिसेंटली, ये क्यों न्यूज़ में आया है, क्या हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत जल्द यानी कि 8 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज करेगा ऑन द टॉपिक वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ये उस समिट का नाम होगा, ठीक है। अब इस समिट में होगा क्या, क्या मकसद है इसका। तो देखिए, इसका मकसद है कि जो हमारी रिसेंट टेक्नोलॉजीज हैं या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है ना, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम उन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करें ताकि हम सोलर एनर्जी को हार्नेस एफिशिएंटली कर पाएँ। ये इस समिट का मकसद होगा, ठीक है। इस समिट में कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके साथ साथ जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से कोई ना कोई मिनिस्टर वो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। साथ ही साथ एक स्पेशल इन्वाइटी हैं इस समिट में, उनका नाम है एम स्टैनली विटिंगम। ये व्यक्ति कौन है, तो ये व्यक्ति आपके नोबेल अवार्ड विनर है, ठीक है। इनको 2019 में केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनके साथ 2 और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉन बी गुडेनफ और अकीरा कोशिनो, ठीक है ना। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन तीनों साइंटिस्ट को मिलाकर नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए मिला था इनको, तो इनको डिस्कवरी ऑफ लिथियम आयन बैटरी, ठीक है ना। तो अब आप बोलेंगे कि सर लिथियम आयन बैटरी की डिस्कवरी तो ऑलरेडी हो चुकी थी काफ़ी साल पहले, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इसकी जो डिस्कवरी है वो काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंस है लिथियम आयन बैटरी का, वो अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इसी कारण इन व्यक्तियों का इंपॉर्टेंस को समझा गया कि हाँ, इन्होंने कुछ अच्छी चीज़ की डिस्कवरी की थी, तो उनको अब 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है। थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं इस समिट के बारे में। तो इस समिट में एक जनरल को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है ना। उस जनरल का नाम होगा आईजोश, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जनरल ऑन सोशल एनर्जी, ठीक है ना। ये इसका फुल फॉर्म है। इस जनरल में क्या होगा, जो भी आपके ऑथर्स हैं
अराउंड अक्रॉस द ग्लोब वो क्या करेंगे, इस जर्नल में जाके अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर पाएंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी लोग सोलर एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक इनके आइडियाज पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है ये अलायंस? तो इस अलायंस को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। ठीक है ना, और इस अलायंस के स्टैब्लिशमेंट में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। कौन थे? फ्रैंकोइस होलैंडे। ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया था। कहां पर स्टैब्लिश किया था? तो आपको पता होगा 2015 में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी। किसकी? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP21, जो कि फ्रांस में ऑर्गेनाइज की गई थी। इसको हम फ्रांस समिट या पेरिस समिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, इससे रिसेंटली अमेरिका जो है वो बाहर आ चुका है, काफ़ी न्यूज़ में रहती है ये समिट, पता होना चाहिए आपको इसके बारे में। तो जब वहाँ पे ये पेरिस समिट चल रही थी उसी के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इसी अलायंस के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, और उन्हीं के साथ साथ एक और व्यक्ति थे जिनको अवार्ड मिला था, तो वो थे एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर स्टैब्लिश तो किया फ्रांसोई होलैंडो ने और अवार्ड मिल गया एमेनुअल मैक्रोन को, ऐसा क्यों? तो देखिए, जब ये अलायंस स्टैब्लिश की गई तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे फ्रांसोई होलैंडे। कुछ टाइम बाद वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो गई और वहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए एमेनुअल मैक्रोन, तो उनको अवार्ड मिल गया। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये अलायंस है क्या? तो आइए समझते हैं। देखिए, ये हमारा सन है। ठीक है, नहीं ये हमारी अर्थ है, इसको है ना, ये हमारी अर्थ है। अब क्या है इस अर्थ में, यहाँ पर है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पर है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बीच में है यहाँ पर आपकी इक्वेटर। तो जो आपका सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में मूवमेंट करता है। आपको पता होगा, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, बेसिक ज्योग्राफी, तो आपको नॉलेज होगा इन दोनों के बीच में सन लाई करता है। तो ये जो कंट्रीज हैं जो इसके बीच में आती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में, वो मैक्सिमम सनरेज को रिसीव करती हैं। यानी कि इन कंट्रीज के पास कमाल की कैपेबिलिटी है सोलर एनर्जी में आगे बढ़ने की। ठीक है ना, सोलर एनर्जी को यूज करने की और अपनी जो एनर्जी की नीड है उसको पूरा करने की। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस अलायंस को फॉर्म किया गया। इसके मेंबर्स कौन होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, जो सारी कंट्रीज इस लाइन में आ रही हैं वो सारी कंट्रीज इसकी मेंबर हो जाएंगी। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इसकी 67 कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर हैं, जिन्होंने इसको रेक्टिफाई किया है। ठीक है, जो हाईएस्ट बॉडी है जो सारे डिसीजन लेती है इस अलायंस के, वो है असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है ना, ये अपेक्स बॉडी है जो सारे डिसीजन लेती है। ठीक है, इसका मकसद क्या है? तो मैंने आपको बताया अभी कि सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा हार्नेस करना। ठीक है, जितना ज़्यादा हम उसका यूज़ कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में हम आगे बढ़ पाए, वो इस अलायंस का मकसद है। ठीक है, अगली चीज़ जो आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पता होनी चाहिए तो वो है इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में इस्टेब्लिश है। ठीक है ना, और ये वर्ल्ड की पहली इंटरनेशनल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में, आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों आया है इसको हम बाद में समझेंगे, पहले हम थोड़ा सा कंटेस्ट डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। देखिए, आपका ये जो पेट्रोल है, मान लीजिए कि आपका ये एक कंटेनर है, इसमें पेट्रोल रखा हुआ है, जो आपका पेट्रोल आप गाड़ियों में यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वो पेट्रोल है। हम इसमें क्या करते हैं, इस पेट्रोल में हम इसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए 100 लीटर पेट्रोल है तो इसमें हमने 5 लीटर इथेनॉल मिला दिया। ठीक है, अब इससे होता क्या है, जैसे हमने इसमें इथेनॉल मिलाया, 5 लीटर इथेनॉल मिलाया 100 लीटर में, तो ये जो पेट्रोल है इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अब हमें ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये पेट्रोल। ठीक है, और उसके साथ ही साथ ये पॉल्यूटेंट भी कम सीक्रेट करता है, यानी कि पॉल्यूटेंट भी इससे कम रिलीज होते हैं पेट्रोल से। आपको पता है जब भी कोई फ्यूल जलता है तो कोई ना कोई पॉल्यूटेंट जरूर निकलते हैं, लेकिन जब हमने इसमें इथेनॉल मिला दिया तो पॉल्यूटेंट का नंबर कम हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो हम यहीं पर समझते हैं। देखिए क्या होता है, अगर आपको इथेनॉल के बारे में पता है तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है C2H5OH। ठीक है ना, ये आपका इसका केमिकल फार्मूला होता है इथेनॉल का। इसमें ये जो O है ना, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, अब होता क्या है,
कि जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो कंबशन जो है अपना कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन जो है वो कंप्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल में हेल्प करता है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल होता है या फिर कोई और फ्यूल या कोल हो गया या आपका या फिर कोई अदर फ्यूल जिसका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, यानी कि वो अच्छी तरह से जल नहीं रहा है, तो उसमें से एक बहुत ही डेंजरस पॉल्यूटेंट निकलता है जिसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। ये काफ़ी डेंजरस होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, साथ ही साथ इन्वायरमेंट के लिए। ये कब सीक्रेट होता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन हो फ्यूल का। लेकिन जब हमने उसमें इथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में तो उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा यहाँ से। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इसकी हेल्प करेगा कंप्लीट कंबशन होने के लिए, ठीक है ना। तो इससे हमें दो फायदे होंगे। एक तो हमारा पॉल्यूटेंट जो है, पॉल्यूशन जो है वो भी कम सीक्रेट होगा। दूसरा जो आपका पेट्रोल है वो भी मोर एफिशिएंटली काम करेगा, ठीक है ना। पहले आपकी गाड़ी अगर 1 लीटर में 70 किलोमीटर चल रही थी तो अब 80 चलेगी, ठीक है ना। ये मान लीजिए, आप समझ गए आप। अब ये न्यूज़ में क्यों आया है ब्लेंडिंग ऑफ? तो देखिए, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि हम बाय द एंड ऑफ 2022 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव कर लें। हमारी ये टारगेट है। एट प्रेजेंट कितना है? 5%। अभी हम 5% इथेनॉल मिलाते हैं। 5% का मतलब क्या हुआ? जैसे कि आपका 100 लीटर अगर पेट्रोल है तो उसमें 5 लीटर इथेनॉल हम मिला रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका 5% हुआ। हम चाहते हैं कि हम इसको 10% ले जाएं बाय द एंड ऑफ 2022, ठीक है ना। और बाय द एंड ऑफ 2030 हम इसी को 20% कर लें, ठीक है। तो ये इसलिए कारण ये न्यूज़ में आया। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो इससे रिलेटेड चल रहे हैं। तो उसमें से एक रिसेंटली जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो लॉन्च किया है आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। अब जैसे ही मैंने कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर बोला, आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में एक पॉइंट आना चाहिए, वो है एमएसपी ऑफ क्रॉप्स, ठीक है ना। जो आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है क्रॉप्स के लिए, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है? तो आपकी यही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जो आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसने रिसेंटली क्या किया है? एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है, उसका नाम है जीवन प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए, ये जीवन प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, ठीक है ना, योजना, यानी कि जीवन, है ना। बहुत सारी हिंदी हो गई। अभी देखिए इसका मतलब समझिए आप। इसका मतलब क्या है कि जैव ईंधन यानी कि बायोडीजल, आपका बायोफ्यूल, ठीक है, हमें वो बनाना है। क्यों बनाना है? ताकि वातावरण के अनुकूल हो वो, यानी कि आपका जो इन्वायरमेंट है उसको उसके हिसाब से हो, उसको ज़्यादा वो पॉल्यूट ना करे। किससे बनाना है? तो फसल अवशेष, जो आपके क्रॉप्स का रेसिड्यू बच जाता है ना, जिसको हम हिंदी में भूसा भी कहते हैं, ठीक है ना, जो आपके जानवर वगैरह खाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, जो रेसिड्यू बच जाता है क्रॉप्स में से, उसकी मदद से हम बायोडीजल का फॉर्मेशन करें, ठीक है। ये आपकी सेकेंड जनरेशन इथेनॉल सेक्टर है, ठीक है ना, मतलब कि सेकेंड जनरेशन में हम ऐसा करेंगे। तो दूसरी और कौन सी जनरेशन है बायोफ्यूल की? तो देखिए, फर्स्ट जनरेशन में हम क्या करते हैं? हम बायोफ्यूल का प्रोडक्शन करते हैं किसकी मदद से? शुगर केन की मदद से, ठीक है। जो आपके शुगर केन्स होते हैं हम उनकी मदद से बायोफ्यूल का जनरेशन करते हैं, ठीक है ना। उसमें और किस चीज़ का? स्टार्च वगैरह, वेजिटेटिव ऑयल्स एंड एनिमल फैट का भी यूज़ करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। अब हम फर्स्ट जनरेशन से मूव कर रहे हैं सेकेंड जनरेशन पर। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ की, जो कि हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है ना। और क्या हम इसमें यूज़ करेंगे? तो सॉफ्ट वुड्स वगैरह, हार्ड वुड्स, फॉरेस्ट रेसिड्यूज़, इन सब चीज़ों का हम इसमें यूज़ करेंगे। फिर हम इससे मूव करके पहुँच जाएंगे थर्ड जनरेशन पर। अभी हम पहुँचे नहीं हैं। थर्ड जनरेशन में हम क्या करेंगे? एल्गाई और माइक्रो एल्गाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ जनरेशन में हम यूज़ करेंगे वेजिटेबल ऑयल्स और बायोडीजल्स का। किसके फॉर्मेशन के लिए? बायोफ्यूल के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया बायोफ्यूल के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, ठीक है ना। अब ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है क्या? हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों आया है, ठीक है। तो हम थोड़ा बेसिक से समझते हैं। ये आपका बैंक है। बैंक आपका क्या है? एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दो प्रकार की होती है। एक तो आपकी बैंक होती है ना, जो जिस बैंक में आपका अकाउंट होगा। एक और होती है आपकी जिसको हम बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो ये भी बैंक ही की तरह होते हैं, है ना, लेकिन पूरे की तरह पूरे के पूरे बैंक नहीं होते। जो बैंक के सारे बाकी के फंक्शंस है ना, वो ये परफॉर्म नहीं करते। कुछ फंक्शंस बैंक के परफॉर्म करते हैं, तो इनको भी हम देखेंगे।
ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं NBFI, इनको भी हम देखेंगे थोड़ा सा, पहले हम बेसिक समझते हैं। तो देखिए बैंक क्या करता है आपका, मान लीजिए ये आपका एक आम आदमी है, ठीक है ना। ये आम आदमी क्या करता है, इसके पास जो भी एक्स्ट्रा मनी होता है, इसकी सैलरी वगैरह हो या फिर कहीं से भी इसने पैसा लेके आया हो, उस पैसे को ये ले जाके बैंक के पास जमा करता है, ठीक है। अब बैंक क्या करता है, इसके बदले में इसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि बैंक इसको जो है 5% का इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, उन जो पैसा इसको मिला उन पैसों को ये कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट करेगा, है ना। मान लेते हैं हमने वो पैसा इसने अंबानी जी को दे दिया, ठीक है ना। अंबानी जी गए होंगे बैंक के पास, उन्होंने बोला होगा भैया हमें जो है जियो का एक टावर बनाना है, ठीक है ना, कुछ पैसे हमें कम पड़ रहे हैं उसके लिए टावर लगाने के लिए, तो आप हमें थोड़ा सा पैसा लोन में दे दीजिए। तो बैंक बोलेगा ठीक है आप हमसे पैसा लोन में ले लें, लेकिन हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे। बोलेंगे ठीक है मैं इंटरेस्ट दूंगा। तो बोलेंगे कितना इंटरेस्ट दोगे आप हमें, तो आप हमें दोगे 8% इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक देखिए 5% बैंक ने इसको वापस कर दिया और बाकी का जो 3% बचा वो बैंक ने अपने पास रख लिया, उसका प्रॉफिट हुआ बैंक का, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम स्प्रेड ऑफ द बैंक, है ना। जो 3% है ना इसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बैंक की ना कुछ दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। सबसे पहले तो जो इसका स्प्रेड है उसको मैक्सिमम करना, यानी कि जो प्रॉफिट बैंक का हो रहा है उसको बना के रखना और उसको ज़्यादा बढ़ावा देना, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बैंक कमाए। उसी के साथ साथ दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरा काम होता है बैंक का, वो होता है रिस्क को कम करना, मिनिमाइज ऑफ मतलब मिनिमम रिस्क होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों बैंक के काम है। अब देखिए क्या होता है, जब इकोनॉमी की कंडीशन अच्छी चल रही होती है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमी अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है, बूम पर है इकोनॉमी, सारे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अच्छा प्रोडक्शन कर रही हैं, तो इस टाइम पे बैंक क्या करता है ना, बैंक कोशिश करता है कि हम मैक्सिमम स्प्रेड करें। भैया पैसा लगा दो मार्केट में इस समय, ठीक है, जितना ज़्यादा लगा सको, क्योंकि अच्छा मुनाफा मिल रहा है, कंपनियां सब प्रॉफिट में जा रही हैं, तो आपको आपका रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो बैंक यही सोचकर क्या करता है, जो आपकी MSMEs वगैरह होती हैं, है ना, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस ये हो गई, या फिर आपकी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें पैसा लगाता है ना, और बड़ी बड़ी फर्म्स में भी पैसा लगाता है, जैसे कि जियो वगैरह में लगा देगा, है ना, रिलायंस वगैरह में लगा देगा, इनमें पैसा लगाएगा, बहुत पैसा लगाएगा और उसको रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब इसके अपोजिट मान लो इकोनॉमी जो है वो बैड फेज से गुजर रही है, जैसा कि रिसेंटली हो रहा है कोविड-19 के कारण, आपको पता होगा इकोनॉमी कितने खराब फेज से गुजर रही है। अब क्या हुआ, बैंक क्या करेगा ना, अब ये चला जाएगा अपना मिनिमम रिस्क की तरफ, यानी कि भैया हमें प्रॉफिट ज़्यादा नहीं कमाना, लेकिन हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए इस टाइम। तो ये क्या करेगा ना, ये जो MSMEs को ये पहले पैसा दे रहा था ना, अब ये पैसा देना बंद कर देगा, है ना। जो आपके स्टार्टअप्स वगैरह हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है, उनको भी ये पैसा नहीं देगा, उनको भी पैसा देना मना कर देगा कि भैया हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारे और खर्चे हों, तो हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब MSMEs तो यार अटक गए बेचारे, है ना। ये क्या होते हैं ना, MSMEs एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं आपकी इकोनॉमी का। सबसे पहले तो ये बहुत मैक्सिमम अमाउंट में आपको जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। जितने भी आपके ये जो बाहर के मजदूर वगैरह होते हैं ना, वो सब इसी MSME से वर्क सेक्टर में से तो वर्क करते हैं, छोटी छोटी जो फर्म होती है उन्हीं में तो वर्क करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब गवर्नमेंट बीच में आएगी, यहाँ पे अब गवर्नमेंट का रोल आ गया। गवर्नमेंट बोलेगी यार हम ऐसा तो नहीं होने दे सकते, हमारी इकोनॉमी को, हम MSME सेक्टर को कोलैप्स नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे भैया, एक काम करेंगे, हम जो है एक स्कीम लेकर आएंगे, जिस स्कीम का नाम होगा पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम, ठीक है ना। देखिए पार्शियल है यहाँ नाम में, हम इसमें क्या करेंगे कि जो बैंक है, बैंक से बोलेंगे भैया बैंक आप जो है इनको लोन दो, ठीक है ना। अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, आपका कोई रिस्क आ जाता है, तो आपका जो लॉस होगा ना उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। ये कौन बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी। कितना परसेंट कवर करेंगे, तो पार्शियल कवर करें, 100% नहीं, पार्शियल, यानी कि 20-30% कवर कर लेंगे हम, ठीक है ना। 20-30% आपका जो लॉस होगा उसको हम कवर करेंगे। तो अब बैंक खुश कि ठीक है भैया आप हमारा अगर रिस्क कवर कर रहे हैं तो हमें लोन देने में क्या दिक्कत है, हम लोन देंगे। अब लोन इनको देना, अब बैंक क्या करेंगे, इनको लोन देना चालू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब क्या होता है, ऐसे ही जैसे हमने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डिस्कस किया ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें कौन कौन से होते हैं आपके, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, आपकी हाउसिंग लोन कंपनीज होती हैं, ठीक है ना। ये कंपनीज क्या करती हैं ना, ये भी पैसा देने का काम करती हैं। अब ये पैसा कहाँ से लेके आती हैं, तो इनके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं पैसा लाने के। एक मेन सोर्स होता है इनका बैंक, बैंक भी इनको फंड देता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को, कि भैया ये पैसा हमसे लो और आप जाके पैसा बांटो, ठीक है ना, इन्वेस्ट करो, लोन दो लोगों को, ठीक है। लेकिन अब
बैंक ने इन दोनों को पैसा देने से कर दिया मना, है ना। क्यों? अगेन वही मिनिमम रिस्क वाला फैक्टर, कोविड-19 का केस, हमें रिस्क ज़्यादा नहीं करना है। तो अब अगेन बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट इनको बोलेगा कि भैया आप इनको जो है लोन दें, आप जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं या फिर आपकी हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं उनको आप पैसा दें, हम आपका जो लॉस होगा उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम लेके आएंगे। तो यही हुआ रिसेंटली। क्या हुआ था लास्ट ईयर 2019 में जुलाई में गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसमें इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू प्रोवाइड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट ओन बैंक्स इन परचेसिंग बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर्स ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने जितना भी लोन दिया है ना उसको ये लोग परचेज कर लेंगे, ठीक है, बैंक वगैरह परचेज कर लेंगे, ताकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूब ना जाए, वरना अगर इनको पैसा ही नहीं मिलेगा तो ये डूब जाएंगे। तो अब बैंक उनको परचेज कर लेगा, ठीक है, और हमारी इकोनॉमी जो है वो अपने रास्ते पर रहेगी, चलती रहेगी। तो यही था। अब रिसेंटली क्या हुआ है, इसका सेकंड वर्जन लॉन्च कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये रिसेंटली एक्सपायर होने वाला था मार्च 2020 में, लेकिन अब हालात को देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको नेक्स्ट ईयर तक एक्सटेंड कर दिया इस गारंटी स्कीम को, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट बैंक क्या करेंगे, जो पूल ऑफ एसेट्स हैं, है ना, जो भी पैसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का अटका हुआ है उनको बैंक खरीद लेगा, ठीक है, उनको ले लेगा, उनका लोन वगैरह खरीद लेगा, ठीक है, बैंक। ओके, ये सारे जो काम किया गया है वो आत्मनिर्भर इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए किया गया। आपको पता है बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप्स वगैरह चले थे, लेकिन जैसे ही कोविड-19 हुआ वो सभी लॉस में चले गए। तो उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मिले, उसको थोड़ा सा बल मिले, स्टार्टअप्स हमारे डूबे ना, उसको देखते हुए ये लेके आया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा आर्टिकल है। इट इज़ रिलेटेड विथ मार्थोमैन जैकोबाइट साइरियन कैथेड्रल चर्च। एक चर्च से रिलेटेड है, ये पूरा उसका नाम है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये चर्च है कहाँ। तो ये है आपकी केरला में, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, क्यों न्यूज़ में आई है ये चर्च, तो जो आपकी केरला गवर्नमेंट है उसने इस चर्च का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऐसा करता रहता है, जो भी आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, है ना, जो अच्छा खासा पैसा आ रहा है जहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, उनका कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ऐसे ही इसी को देखते हुए इस चर्च का भी कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, इट इज़ रिलेटेड विथ डेथ वैली, ठीक है। अब डेथ वैली है कहाँ? डेथ वैली है यूएसए में, ठीक है। ये क्यों न्यूज़ में आया है, तो रिसेंटली यहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द सेंचुरी रिकॉर्ड किया गया। हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है ना, एक सेंचुरी का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कब कितना रिकॉर्ड किया गया? 54.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसकी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डेथ वैली की। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका कैलिफोर्निया है, जो आपका यूएसए का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, वहाँ पर ये लोकेटेड है डेथ वैली। यहाँ पे मैंने और इसकी थोड़ी डिटेल में लोकेशन दे दी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नेवाडा और यहाँ पे ये कैलिफोर्निया और यहाँ पे आपका बीच में ये है डेथ वैली, ठीक है। यहाँ पर आपकी एक वाटर बॉडी भी है जिसको बैड वाटर बेसिन भी कहते हैं, यहाँ पर लोकेटेड है। आई एम सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको पैनामिंट रेंजेस मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मोजाम्बिक डेजर्ट भी देखने को मिलेगा, ये देखिए, ठीक है, मैं कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये मोजाम्बिक डेजर्ट है आपका, ये लोकेशन है पूरी डेथ वैली की, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आप सभी घर में रहें, अपने सुरक्षित रहें, अपने फैमिली के मेम्बर्स का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।